Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the inspiring science for grade 7. आज का हमारा टॉपिक है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज हम देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स में रिस्पायरेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। आप सबको पता है कि हमें बहुत सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो कि हम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्या आप जानते हैं कि ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं वो ये एनर्जी फूड से हासिल करते हैं। वो फूड जो कि वो खाते हैं उससे उन्हें एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म होता है, उस मैकेनिज़्म के ज़रिए वो फूड जो कि हम कंज्यूम कर रहे होते हैं वो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन होके वो कन्वर्ट हो जाती है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है जिसको हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस में जो फूड हम ले रहे होते हैं, फूड मटेरियल्स जो कि हम ले रहे होते हैं, उस फूड मटेरियल की ऑक्सीडेशन होती है और इस ऑक्सीडेशन के ज़रिए एनर्जी रिलीज़ होती है। ऑक्सीडेशन कैसे होती है कि हम जो फूड खा रहे होते हैं उस फूड के साथ जब ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीजन जो है वो उस फूड के साथ कंबाइन हो जाती है। ऑक्सीजन जब उस फूड के साथ कंबाइन होती है तो उस प्रोसेस से हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो हमें एनर्जी मिलती है और दूसरी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है। रिस्पायरेशन क्या होती है? वो फूड जो कि हम खा रहे होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट हो जाती है। ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये हमारी बॉडी के अंदर सेल्स में जाती है और वहाँ पे जाके इस फूड की बर्निंग होती है और इस बर्निंग के प्रोसेस के ज़रिए एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। और इस प्रोसेस जिस प्रोसेस के ज़रिए ये बर्निंग हो रही होती है उस प्रोसेस को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ऑक्सीजन ही है जो कि फूड की बर्निंग करता है। तो ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और इस प्रोसेस के ज़रिए वो एनर्जी और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास जो रिलीज़ हो रहे हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये दो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और एनर्जी हमारे पास जो है इस प्रोसेस के ज़रिए हमें मिल रही है। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास है शुगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो उसकी ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन होने के पास आपके पास तीन चीज़ें आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये तो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और तीसरी जो चीज़ आपको मिलती है वो है एटीपी यूजेबल एनर्जी। और रिस्पायरेशन में इस तरह से जो है हम इसको केमिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल शुगर है, वो फूड जो कि आप ले रहे हैं वो फूड जब आपके बॉडी के अंदर जाएगी तो उस फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा। ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो तीन चीज़ें बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी, डेट इज़ एनर्जी। अब हम देखते हैं कि रिस्पायरेशन की कौन सी दो स्टेजेस हैं। रिस्पायरेशन जब भी हमारी बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन होती है तो उसकी दो स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 इज़ ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड नंबर 2 इज़ सेलुलर रिस्पायरेशन जिसको हम इंटरनल रिस्पायरेशन भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होता है। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है इन्वायरमेंट में और बॉडी के दरमियान, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इसको हम गैशियस एक्सचेंज भी कहते हैं। ब्रीथिंग जो है एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कोई भी ऑर्गेनिज़म अपने अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करता है, मतलब कि ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जा रहा होता है और इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ रही होती है, बॉडी से इस तरह से बाहर आ रही होती है, यानी एक्सहेल हो रही होती है। तो ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो उसमें दो तरह के प्रोसेस होती है, एक होता है इनहेलेशन यानी अंदर लेके जाना और दूसरा है एक्सहेलेशन बाहर निकालना। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग। रिस्पायरेशन की जो नेक्स्ट स्टेज है वो है सेलुलर रिस्पायरेशन जिसको हम इंटरनल रिस्पायरेशन भी कहते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो गैस ऑफ एक्सचेंज है वो दो चीज़ों के दरमियान हो रहा होता है, सेल्स और ब्लड के दरमियान। इसलिए ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस ऑफ एक्सचेंज सेल्स और ब्लड के दरमियान हो रहा होता है ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। और इस प्रोसेस में जो फूड है उसकी सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन होती है। इस प्रोसेस के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इन केमिकल रिएक्शंस को बहुत से इंजाइम्स के ज़रिए बॉडी के अंदर कैटालाइज्ड किया जाता है और इन सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए हमें एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर और
इंटरनल रिस्पायरेशन। डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिस्पायरेशन। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में और इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो सेल्स के आउटसाइड हो रहा होता है, वो सेल्स के अंदर नहीं हो रहा होता बल्कि वो सेल से बाहर हो रहा होता है। लेकिन जो इंटरनल रिस्पायरेशन के अंदर ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है वो इनसाइड द सेल्स हो रहा होता है, मतलब कि वो सेल्स के अंदर हो रहा होता है। सेकंड डिफरेंस ये है कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एक फ़िज़िकल प्रोसेस है जिसमें गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा होता है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर आ रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही होती है। लेकिन जो इंटरनल रिस्पायरेशन है वो एक फ़िज़िकल प्रोसेस नहीं है बल्कि वो एक केमिकल प्रोसेस है। इस केमिकल प्रोसेस के अंदर फूड मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज्ड होके कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। थर्ड डिफरेंस ये है कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के प्रोसेस में कोई भी एनर्जी रिलीज़ नहीं होती, लेकिन इंटरनल रिस्पायरेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है। अब हम देखते हैं कि रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का आपस में कैसा रिलेशनशिप है। रिस्पायरेशन का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बिल्कुल ऑपोजिट है। उसकी रीज़न ये है कि रिस्पायरेशन में फूड जो है वो ब्रेक डाउन होके कन्वर्ट हो जाती है सिंपल सब्सटेंसेस में, लेकिन अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को देखें तो वो बिल्कुल ऑपोजिट है। फोटोसिंथेसिस में फूड की ब्रेक डाउन नहीं हो रही होती बल्कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बहुत से सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलके फूड बना रहे होते हैं, मतलब वो फूड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो इस तरह से रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब हम देखते हैं कि कंबस्चन और रिस्पायरेशन का आपस में क्या रिलेशनशिप है। वो प्रोसेस जिसमें बर्निंग होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबस्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई पेट्रोल है या वुड है उसको हम जला रहे हैं तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो यूज़ हो रही होती है, ऑक्सीजन यूज़ हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रही होती है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब भी कंबस्चन का प्रोसेस होता है तो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है हीट और लाइट की फॉर्म में, दो चीज़ों की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही होती है। नंबर वन हमें हीट मिल रही होती है बर्निंग के ज़रिए और नंबर टू हमें लाइट मिल रही होती है। और यही प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन में। रिस्पायरेशन में भी इसी तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। डिफरेंसेस बिटवीन द कंबस्चन एंड रिस्पायरेशन। अब हम देखते हैं कि कंबस्चन और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। जो सबसे फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि रिस्पायरेशन जो है वो एक बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, उसको उस प्रोसीजर को बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो कंबस्चन है वो एक रिलेटिवली फास्ट प्रोसेस है, वो बहुत जल्दी से हो जाता है। सेकंड डिफरेंस है रिस्पायरेशन जो है वो बॉडी टेम्परेचर के ऊपर हो जाती है, लेकिन जो कंबस्चन का जो प्रोसेस है वो बॉडी टेम्परेचर पे नहीं हो सकता बल्कि उसको हाई जो है वो इग्निशन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। थर्ड डिफरेंस ये है कि रिस्पायरेशन के लिए जो आपको फ्यूल मिल रहा होता है वो आपको फूड से मिल रहा होता है, मतलब उस रिस्पायरेशन के प्रोसेस में आप फूड से जो है वो फ्यूल हासिल कर रहे होते हैं, फूड जो है उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। लेकिन कंबस्चन के प्रोसेस में आपको जो फ्यूल है वो हाइड्रोकार्बन से मिल रहा होता है, फूड से नहीं मिल रहा होता। नेक्स्ट जो डिफरेंस है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो रिस्पायरेशन के अंदर कंप्लीट होता है और इस प्रोसेस के दौरान जो हमें प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। लेकिन कंबस्चन में ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वो कंप्लीट नहीं होता और इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आती हैं वो है कार्बन पार्टिकल्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि पोल्यूशन कॉज करती हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ इंटरनल रिस्पायरेशन देखें तो हमारे पास रिस्पायरेशन की दो टाइप्स हैं, डेट इज़ एनएरोबिक रिस्पायरेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। वो प्रोसेस रिस्पायरेशन का जो कि ऑक्सीजन के बगैर होता है, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसे रिस्पायरेशन को हम कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। बहुत से टाइनी ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल यीस्ट और बैक्टीरिया के अंदर ये वाली रिस्पायरेशन होती है, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स और एनएरोब्स कहते हैं। एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो है इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड
एनर्जी। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे पास यीस्ट में बनती हैं। लेकिन अगर हम एनिमल्स के अंदर देखा जाए तो एनिमल्स के अंदर जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है तो हमारे पास जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। एनएरोबिक रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। किस तरह से, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या हम रनिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। तो हमारी इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो मसल सेल्स हैं वो ऑक्सीजन के बगैर ही रिस्पायर करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है और जो इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं होता। और इस प्रोसेस में जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो रहा होता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। अब हम देखते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। वो रिस्पायरेशन जिसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, उस रिस्पायरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर होती है और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है और इस प्रोसेस में बहुत से प्रोडक्ट्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और इस प्रोसेस के दौरान जो है वो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। और इस इक्वेशन जो है वो एन एरोबिक रिस्पायरेशन की इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज है, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो हमारे पास 3 तरह की चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। एटीपी इज़ एनर्जी। अब हम देखते हैं कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। लेकिन जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, यानी कि उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड डिफरेंस ये है कि एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज जो है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है, यानी कि वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता। लेकिन एनारोबिक के प्रोसेस में जो ग्लूकोज है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी तरह थर्ड डिफरेंस है, एरोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट्स बनती हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट्स बनती हैं वो है इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लैक्टिक एसिड। फोर्थ डिफरेंस है, एरोबिक रिस्पायरेशन में हमें जो है वो बहुत ज़्यादा लिटिल अमाउंट में एनर्जी मिलती है, लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन में हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल रही होती है। फिफ्थ डिफरेंस ये है कि एरोबिक रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस यीस्ट और बैक्टीरिया में होता है। अब हम देखते हैं कि जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है उसकी नेचर में क्या इंपॉर्टेंस है। रिस्पायरेशन के प्रोसेस की नेचर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस प्रोसेस के ज़रिए हमें जो सोलर एनर्जी जो हमें मिल रही होती है वो प्लांट्स ट्रैप अपने अंदर कर लेते हैं और प्लांट्स ट्रैप करने के बाद उस सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ कर देते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस रिस्पायरेशन के प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है उसको हम अपनी बॉडी के बहुत सी एक्टिविटीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से इस एनर्जी की कुछ फॉर्म जो है हमारी बॉडीज़ के अंदर हीट की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। यही रीज़न है कि ये जो हमारे अंदर हीट होती है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स को वार्म रखती है। और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो उससे हमें मिल रही होती है ऑक्सीजन, और ये जो ऑक्सीजन है ये हम यूज़ करते हैं, हम ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। जब हम रिस्पायरेशन के प्रोसेस में इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर यूज़ हो जाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। I hope students you have gained the concept of respiration and the 2 stages of respiration, that is breathing or external respiration and cellular respiration or internal respiration, and types of respiration, relationship of combustion and respiration. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.